हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक मंगल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज का जो वीडियो है ये मैंने नाइन्थ क्लास के लिए स्पेशली बनाया है और इस वीडियो के अंदर हम लोग चालू करेंगे नाइन्थ क्लास का एक काफी बेसिक चैप्टर जो कि है सेल, जो कि बायोलॉजी का नाइन्थ क्लास का सबसे पहला चैप्टर है और जिसके बारे में नाइन्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो एट्थ क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। बेसिक आप लोग एट्थ क्लास के अंदर सीख चुके हो, अब यहाँ पे हम इसको काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे सीखेंगे। और आप लोगों में से जो बच्चे बायोलॉजी लेके आगे अगर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं 10th क्लास के बाद 11th क्लास में, तो 11th क्लास में बच्चों ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं दीपक मंगल आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दो सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। तो जो भी आने वाले जितने भी लेक्चर्स रहेंगे, आई होप वो सारे के सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए काफी अच्छे हेल्पफुल रहेंगे। और ये जो हमारा अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर आप लोग भी घर पे बैठे हुए हैं, तो आप आराम से मेरे सारे के सारे लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, काफी अच्छे से देखिए। और ये जो जितने भी लेक्चर्स हैं ये सारे के सारे आप लोगों के लिए काफी अच्छे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया रहेंगे। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप लोग इस सेल चैप्टर को काफी अच्छे डिटेल में स्टडी करना। ठीक है ना। रोजाना के रोजाना आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में मुझे जो भी आप लोगों को पूछना है मुझसे, ठीक है, आप आराम से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा उसी दिन। ठीक है। उसके अलावा मैं मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जो बताना था वो बताया मैंने आप लोगों को। अब हम यहाँ पे अपना मेन टॉपिक पे आते हैं। आज हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं सेल। ठीक है। और ये चैप्टर आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा क्योंकि आपने 8th क्लास में भी इसका बेसिक सीखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से सीखिएगा बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है सेल के बारे में। तो हम चालू करने जा रहे हैं आज का सब चैप्टर सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो एक बात सुनना, 9th क्लास का चैप्टर है ये, ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अपनी स्टडी आगे बायो में कंटिन्यू करते हो 10th क्लास के बाद, तो 11th क्लास के अंदर भी ये चैप्टर आपके वापस आएगा। तो इस चैप्टर को हम थोड़ा अच्छे लेवल पे स्टडी करेंगे, तो आप भी अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना और जितनी ज्यादा नॉलेज आप यहाँ से गेन कर सको उतनी नॉलेज गेन करना। देखो YouTube एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों आप लोगों के लिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितनी नॉलेज को गेन कर सको उतनी नॉलेज को गेन करना। ठीक है ना। तो यहाँ पे आज हम लोग सेल के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे पूरा का पूरा सेल के बारे में। ठीक है ना, कि सेल होती क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की, माइक्रोस्कोप के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पूरा का पूरा रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो यहाँ पे हम लोग चालू कर रहे हैं आज जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे अपना पहला टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन। आप चाहे तो इसको साथ ही साथ में नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपके काम आएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नोट साथ के साथ में बनाएं, ताकि आप इस क्वारंटाइन पीरियड में, मतलब ये जो लॉकडाउन का जो टाइम है इसके अंदर आप इस चैप्टर को बार बार रिवाइज कर सके, जितने अच्छे से तैयार कर सके उतने अच्छे से तैयार कीजिए इसे। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन चालू कर रहे हैं सेल का। ठीक है, तो अच्छे से सुनिएगा। देखिए सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की, ये बात की बात है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको सेल के बारे में जो जनरल बातें बताने जा रहा हूं वो जनरल बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, कि सेल होती क्या है, मतलब सेल दिखाई कैसी देती है। सबसे पहले तो हम उस बात के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो सेल है सेल को देखा कैसे जाता है। ठीक है, समझना बच्चों यहाँ पे।
सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सेल इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। बच्चों सेल क्या है? एक तरह की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी डेफिनेशन पे नहीं चले हैं अपन, डेफिनेशन वगैरह सब बात की बात है। पहले तो हमें यहाँ पे ये सीखना है कि सेल दिखाई कैसे देती है और सेल को हम यहाँ पे स्टडी कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखना कि सेल एक तरह की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। अब इसमें यहाँ पे एक वर्ड आता है माइक्रोस्कोपिक। क्या होता है शब्द का मतलब? माइक्रोस्कोपिक का मतलब, तो माइक्रोस्कोपिक शब्द का मतलब होता है वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल which cannot be seen by our naked या फिर ओपन आइज। समझना, देखो प्यारे बच्चों, देखो इधर सेल जो है, सेल एक तरह की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब काफी ज्यादा छोटी स्ट्रक्चर है। ठीक है, और सेल इतनी ज्यादा छोटी स्ट्रक्चर होती है कि इसको हम कभी भी अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। हाँ, ऐसे कुछ सेल है जिनको देखना पॉसिबल है, लेकिन आप जनरली ध्यान रखना कि सेल जो होती है वो काफी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है। इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा छोटी स्ट्रक्चर होती है, और इतनी ज्यादा छोटी स्ट्रक्चर होती है कि इसको हम कभी भी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। केवल और केवल कुछ ही सेल ऐसी एक्सेप्शन है जिनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, जितनी भी सेल है उनमें से लगभग आप मान के चलिए 99.99% सेल ऐसी है जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो फिर यदि हमें सेल की स्टडी करनी हो तो हम वो कैसे पॉसिबल करें? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि सेल क्या होती है? एक तरह की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक शब्द का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल, मतलब इतनी ज्यादा छोटी कि जिसको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, मतलब अपनी खुली आंखों से इसे देखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखो बात यहां पे ये आती है कि फिर हम हमारी सेल को देख कैसे सकते हैं। ठीक है ना, ये जो सेल है इस सेल को देखा कैसे जा सकता है, देखने का तरीका क्या है इस सेल को। ठीक है ना, तो यहां पे सेल को देखने का तरीका क्या होगा? माइक्रोस्कोप। मतलब अगर आपको सेल को देखना है तो सेल को हम केवल और केवल कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। अब बात यहां पे ये आती है कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो देखो डेफिनेशन क्या होती है माइक्रोस्कोप की। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट through which we can study or analyze microscopic structures। ठीक है, एक एक करके अच्छे से डेफिनेशन समझना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप क्या है? देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि सेल जो है, सेल एक तरह की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जो कि काफी ज्यादा छोटी होती है और जिसको खुली आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। तो बात ये आती है कि फिर हम सेल की स्टडी कैसे करें, सेल को हम देख कैसे सके। तो यहाँ पे उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं जिसका नाम क्या होता है? माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब देखो माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? जो कि देखने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है ना, देखने के लिए, ये अच्छे से याद रखना। ऑप्टिकल शब्द का मतलब जो कि देखने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, वो हम काफी दूर की चीजों को देखने के लिए यूज में लेते हैं, तो टेलीस्कोप भी एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसी तरह ये जो अपने सन ग्लासेस होते हैं या फिर अपने जो स्पेक्स होते हैं, ये भी सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है, क्योंकि हम इनको देखने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, मान लो किसी की आंखें कमजोर हो गई, जैसे हमारी है, ठीक है ना, तो मान लो किसी की आंखें कमजोर है तो फिर उसको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर देखने के लिए यहाँ पे स्पेक्स लगाने पड़ते हैं। तो ये जो स्पेक्स है ये उस पर्सन को बिल्कुल क्लियर देखने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है।
तो बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी वो इंस्ट्रूमेंट जो कि देखने में हेल्प करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। और एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज में लिया जाता है, मतलब काफी छोटी छोटी स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज में लिया जाता है, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। अगर आप ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर को देखना चाहते हो तो जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उनको देख सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? माइक्रोस्कोप। आ गई होगी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में अच्छे से? ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप के बारे में ध्यान रखना कि ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि काफी सारी छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आप लोगों को समझ में ये? ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। ठीक है ना। अब बात आती है यहां पे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो हमारे आसपास जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले जो माइक्रोस्कोप है, कॉमन माइक्रोस्कोप, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो बच्चों आप 3 तरह के माइक्रोस्कोप के नाम ध्यान रखोगे। ठीक है, 3 तरह के माइक्रोस्कोप के नाम आप ध्यान रखोगे। इसमें सबसे पहला तो आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा आप ध्यान रखोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और तीसरा आप याद रखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तीसरा आप कौन सा याद रखोगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये 3 माइक्रोस्कोप है जो कि सबसे ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। कौन कौन से? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब एक आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि इन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किन्होंने की, मतलब साइंटिस्ट के नेम जिन्होंने इन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की। ठीक है, तो आपको हर एक माइक्रोस्कोप के साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है जिसने उसे डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पे आता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एवी ल्यूवेनहॉक। एवी ल्यूवेनहॉक काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, अभी आगे वापस इनका नाम आएगा। ठीक है, तो बेटा एवी ल्यूवेनहॉक ये वो वैज्ञानिक थे, मतलब वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, जो कि सबसे पुराना माइक्रोस्कोप माना जाता है। इस दुनिया का जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप था वो कौन सा था? सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, फर्स्ट माइक्रोस्कोप था ये ध्यान रखना। ये सबसे पहला माइक्रोस्कोप था, सबसे पुराना माइक्रोस्कोप था सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एवी ल्यूवेनहॉक। इसके बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये वो माइक्रोस्कोप है जो कि सबसे ज्यादा कॉमनली यूज में लिया जाता है। हमारे स्कूल्स की जो लेबोरेटरी होती है, ज्यादातर जगहों पे आपको मिलने वाला जो माइक्रोस्कोप होगा ना, वो कौन सा होगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की? तो याद रखना, जेनसन ब्रदर्स। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की? तो जेनसन ब्रदर्स। 2 साइंटिस्ट थे, जेड जेनसन एंड एच जेनसन। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्टों ने किसकी डिस्कवरी की? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज में लिए जाने वाला माइक्रोस्कोप है एट प्रेजेंट। हमारे स्कूल की जो लेबोरेटरीज होती है और भी जो वर्किंग प्लेसेस होती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स की जो लेबोरेटरी होती है, वहां पे जो माइक्रोस्कोप यूज में लिए जाते हैं वो कौन से माइक्रोस्कोप होते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और अंत में आता है सबसे ज्यादा कॉस्टली और सबसे ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इसकी डिस्कवरी करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, नॉल एंड रस्का। ठीक है, ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, नॉल एंड रस्का। ठीक है, और अच्छे से याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये सबसे मोस्ट एडवांस माइक्रोस्कोप है। ठीक है ना, मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप। बच्चों मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप का मतलब समझ गए ना? इससे ज्यादा अच्छा माइक्रोस्कोप अभी तक इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और आप एक बार ध्यान रखना कि पूरी सेल का स्ट्रक्चर हम केवल और केवल तभी स्टडी कर पाए जब इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से पहले तक सेल का क्लियर स्ट्रक्चर हमारे सामने नहीं आया था। बस हमें सेल दिखाई देती थी
उसके बारे में थोड़ा सा हम एनालाइज कर सकते थे कि हाँ ये चीजें सेल के अंदर मौजूद है, लेकिन किसी भी चीज का बिल्कुल क्लियर कट विजिबल या विजन हमारे सामने नहीं आया था। ठीक है, जैसे हम सेल के पार्ट पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट होते हैं सेल के पार्ट, जैसे आप लोगों ने 8th क्लास में सुने होंगे, सेल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये जितने भी अलग अलग टाइप के जो सेल के जो पार्ट होते हैं, इनका जो बिल्कुल डिटेल स्ट्रक्चर था वो केवल और केवल तभी स्टडी कर पाना पॉसिबल हुआ जब कौन सा माइक्रोस्कोप आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप माना जाता है। ठीक है, और इससे ज्यादा अच्छा माइक्रोस्कोप अभी तक नहीं आया। काफी कॉस्टली माइक्रोस्कोप है, काफी महंगा माइक्रोस्कोप है, तो आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा ये। अगर आप सोचो कि सर हमारे स्कूल वाले इसे क्यों नहीं मंगवा लेते, ठीक है, तो बेटा नहीं मंगाते। ठीक है ना, ऐसे नहीं मंगाते इस माइक्रोस्कोप को। क्यों? काफी महंगा माइक्रोस्कोप है। ठीक है, और आप मान सकते हो कि हर एक जो स्टेट होता है, पूरा अपना जो स्टेट है, इस स्टेट के अंदर चुनिंदा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, बोलते हैं 1-2 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो काफी सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है अपने इंडिया में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, काफी ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप होता है, और अगर आप सेल की पूरी ढंग से स्टडी कर पाओ तो वो केवल और केवल इसी से पॉसिबल है। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों को पता है कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो कोरोना का जो वायरस, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा आई थिंक उसका, कोविड-19। तो वो जो वायरस है, उस वायरस का स्ट्रक्चर देखा गया, देखा होगा ना आप लोगों ने वो स्ट्रक्चर, वो गोल गोल बॉल होती है, हरा हरा कलर का, उसके ऊपर कांटे निकले हुए होते हैं। तो वो कैसे स्टडी किया गया, वो ध्यान रखना। उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही यूज में, अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ही यूज में लिया गया है। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से तो आप वायरस को ढंग से देख ही नहीं सकते। अगर आपको वायरस को बिल्कुल क्लियर देखना है, क्योंकि वायरस सबसे छोटी चीज है, ठीक है, और अगर आपको उससे बिल्कुल क्लियर देखना है तो उसको बिल्कुल क्लियर देखने के लिए आपको सबसे ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जो कि कौन सा माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जैसे अभी अपन कोविड-19 की स्टडी कर रहे हैं, तो कोविड-19 का जो भी स्ट्रक्चर अभी तक हमारे सामने आया है वो कौन से माइक्रोस्कोप की वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से। तो आगे होगा ये टॉपिक, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में। ठीक है ना, एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इधर सुनो। सबसे पहले सेल क्या है, ठीक है ना, सेल की डेफिनेशन क्या है वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो सेल के बारे में आप ध्यान रखना कि सेल एक तरह की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है ना। बायोलॉजी की सेल पढ़ रहे हैं अपन, तो सेल एक तरह की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब काफी ज्यादा छोटी स्ट्रक्चर, और ये इतनी ज्यादा छोटी स्ट्रक्चर है कि हम इसको कभी भी अपनी ओपन आइज से नहीं देख सकते। मतलब अगर आप चाहो कि मैं सेल को देख लूं तो बेटा पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक दो सेल है, ऐसी कुछ सेल होती है जिनको कि हम देख सकते हैं। अभी मैं आपको नाम भी बताऊंगा उनके, कौन कौन सी सेल को हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना कि ज्यादातर सेल ऐसी है जिनको हम अपनी खुली आंखों से देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसकी वजह से हम सेल को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और ऐसे स्ट्रक्चर जिसको कभी भी खुली आंखों से देखना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब बात यह आती है कि यदि अगर हम सेल को अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते तो फिर हम इसकी स्टडी कैसे करें, हम इसे देखें कैसे। तो इसके लिए हम एक डिवाइस या एक इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हैं जिसका नाम क्या होता है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसकी हेल्प से हम ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, सेल जैसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या होती है, तो ध्यान रखना बच्चों, माइक्रोस्कोप एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्टिकल शब्द का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि देखने के लिए यूज में ली जाती है वो ऑप्टिकल है। ठीक है, तो ध्यान रखना, माइक्रोस्कोप एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जो कि हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखाई देगी, जैसे कि सेल, जैसे कि कोविड-19 वायरस। ठीक है, तो ये जो काफी छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर होती है जिनको कभी भी अपनी खुली आंखों से देखना पॉसिबल नहीं हो पाता, यदि अगर आप ऐसी स्ट्रक्चर को देखना चाहते हो तो ऐसी स्ट्रक्चर को देखना केवल और केवल एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल होता है जिसका नाम क्या होता है, माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, आगे होगा आप लोगों को समझ में माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन। ठीक है, अब आगे देखो, कुछ माइक्रोस्कोप के नाम बताए मैंने आप लोगों को। ठीक है ना, टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। आपको 3 तरह के माइक्रोस्कोप याद रखने हैं। सबसे पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और तीसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक एक करके सुनते जाइए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, तो ध्यान रखना ये दुनिया का सबसे पहला माइक्रोस्कोप माना जाता है। मतलब जो सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो बनाया गया था वो सिंपल माइक्रोस्कोप था। ठीक है, सबसे पुराना माइक्रोस्कोप है।
डिस्कवर किसने किया था? एवी ल्यूवेनहॉक ने। एवी ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। पूरा नाम था इनका एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। आप एवी ल्यूवेनहॉक याद रखो। इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, जो कि सबसे पहला माइक्रोस्कोप माना जाता है। उसके बाद आप दूसरा कौन सा माइक्रोस्कोप याद रखोगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डिस्कवर किसने किया था? जॉनसन ब्रदर्स ने। और बच्चों, ये जो माइक्रोस्कोप है, ये वो माइक्रोस्कोप है कि जो कि ज्यादातर आपको मिलता है, मतलब जो अलग अलग जगहों पे आपको मिलता है, स्कूल के लेबोरेटरी हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, तो यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप हमें मिलते हैं वो कौन से माइक्रोस्कोप होते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि ज्यादातर यूज में लिए जाते हैं। ठीक है। और फाइनली आता है सबसे ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप, जो कि है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इससे ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप अभी तक कोई है नहीं। ठीक है। और सेल पूरी अच्छे तरह से स्टडी केवल और केवल तभी हो पाई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है। और अगर आज भी कोई भी काफी छोटी छोटी स्ट्रक्चर अगर देखने के लिए कोशिश की जाती है, जैसे कि कोविड-19 का स्ट्रक्चर, तो इतनी छोटी छोटी स्ट्रक्चर को देखने के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ही यूज में लिया जाता है, क्योंकि आप देख ही उसी से सकते हो उन्हें। ठीक है। तो सबसे ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप है और इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? नॉल एंड रस्का। तो बच्चों, आया होगा आप लोगों को ये समझ में अच्छे से। ठीक है ना। अब आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। ठीक है। पढ़ो आप इसे अच्छे से। हाँ, तो बच्चों, ये हो गया होगा आप लोगों को क्लियर। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं सेल के बारे में। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को पूरा सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोगों को इतना तो आ गया होगा समझ में कि सेल को हम देख कैसे सकते हैं। ठीक है। सेल को देखने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? माइक्रोस्कोप की। ठीक है। ये वाली बात अच्छे से ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात आती है फाइनली सेल के बारे में। अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो देखना अच्छे से। अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी कैसे की, किसने की, सारी बातें। तो देखना बच्चों, टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। ठीक है ना। याद रखना, जनरल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अब समझना अच्छे से। सबसे पहले स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? ठीक है। स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? याद रखना, साइटोलॉजी। ठीक है ना। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। याद रखना, ये स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल? ठीक है ना। सेल क्या है? तो डेफिनेशन समझना बच्चों। सेल क्या होती है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। The structural and functional unit of living organisms is called as cell. The structural and functional unit of living organisms is called as cell. अब इसका मतलब क्या है? ठीक है ना। ये लिख तो दिया अपन ने, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सेल। अब इसका मतलब क्या है समझना अच्छे से। देखो इधर बच्चों, जो सेल होती है, सेल को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब तो आप समझते हैं ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर लाइफ मौजूद है। ठीक है। जिसके अंदर क्या मौजूद है? लाइफ। उसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और सेल क्या है?
सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, याद रखना सेल क्या होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब एक बात ध्यान रखना अच्छे से, मैंने आपको क्या बोला कि जो सेल है, सेल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी वो चीज जिसमें क्या होती है, लाइफ। ठीक है, कोई भी वो चीज जिसमें क्या होती है, लाइफ, उसको क्या कहा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या कहा जाता है, सेल। इसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या मौजूद होगी, सेल मौजूद होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, दुनिया के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या मौजूद होगी, सेल। और हर वो चीज जिसके अंदर अपने सेल एब्सेंट होगी वो नॉन लिविंग है। ठीक है, हर वो चीज जिसके अंदर सेल एब्सेंट है वो क्या है, नॉन लिविंग है, जिसका अपन एक एक्सेप्शन बता सकते हैं, किसको, वायरस को। तो वो मैं भी आप लोगों से थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट के बारे में समझा रहा हूँ, फिर ये जो बात मैंने अभी बोली ना, इसको मैं अभी थोड़ा सा आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले तो आप इतना ध्यान रखना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है। बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, एक बार और सुन लो अच्छे से। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, तो हर वो चीज जिसके अंदर अपने क्या जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, लाइफ, है ना। हर वो चीज जिसके अंदर क्या मौजूद होती है, लाइफ, वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और सेल क्या है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, है ना। सेल क्या है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है, समझना अच्छे से। सबसे पहले तो बात आती है स्ट्रक्चरल यूनिट की। इसका मतलब क्या है, बॉडी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पे स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है, सेल को क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, ठीक है, इस दुनिया में हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, उसकी बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है, सेल। मतलब याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी चाहे कितनी भी बड़ी हो या चाहे कितनी भी छोटी हो, उसकी बॉडी का फॉर्मेशन करने के लिए काफी सारी छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ती है और उसकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। उन छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, अब देखो इसको और ज्यादा सिंपल तरीके से हम कैसे समझा सकते हैं, तो इसको और ज्यादा सिंपल तरीके से बेटा समझने का तरीका देखना आप लोग, और ये एग्जाम्पल हमेशा अपने दिमाग में याद रखना। आपको ये एग्जाम्पल आगे जाके काफी ज्यादा हेल्प करेगा केमिस्ट्री को भी समझने के लिए और बायो को भी समझने के लिए, है ना। केमिस्ट्री के अंदर भी आप एटम या और भी काफी सारी चीजें पढ़ोगे आप इन फ्यूचर, तो एटम, उन सबको आप इस तरह से इस एग्जाम्पल के थ्रू याद रख सकते हो। इसी तरह से बायो के अंदर आप सेल को भी इस एग्जाम्पल से आराम से याद रख सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अपने घर की एक दीवार है, ठीक है ना, समझना। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अपनी एक घर की दीवार है। अब दीवार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो दीवार को बनाने के लिए काफी सारी छोटी छोटी ईंटों को आपस में जोड़ा गया। जो पूरी की पूरी जो दीवार है, उस पूरी की पूरी दीवार को बनाने के लिए काफी सारी छोटी छोटी ईंटों को जोड़ा गया। अरे आ रही है नहीं आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। देखो अच्छे से, एक दीवार है। सर आप तो कंस्ट्रक्शन सिखाने लग गए। कंस्ट्रक्शन नहीं सिखा रहा हूं, आप लोगों को सेल के डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है। तो एक दीवार है, ठीक है ना। अब दीवार की मैं बात करूं तो दीवार कैसे बनती है, दीवार को बनाने के लिए काफी सारी छोटी छोटी ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है। अब वो जो छोटी छोटी ईंटें हैं वो आपस में जुड़ के पूरी दीवार का फॉर्मेशन कर रही है। तो हम यहाँ पे दीवार को तो किससे कंपेयर कर सकते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। पूरी दीवार को तो हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। जिस प्रकार से वो पूरी दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलके बनी है, इसी प्रकार से पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलके बनी है, ठीक है। तो दीवार का कंपैरिजन तो आप डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कर सकते हो, और सेल का कंपैरिजन आप किससे कर सकते हो, ईंट से कर सकते हो। जिस तरह से वो जो ईंट होती है ना, वो ईंट आपस में जुड़ के पूरी की पूरी दीवार बना रही है, इसी तरह से
सेल आपस में जुड़ के पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना रही है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बेसिकली किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। इसकी वजह से सेल को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, अब बात आती है फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है सेल को? तो समझना, every body function in living organism, every body function in living organism is basically performed by सेल। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का कोई भी फंक्शन है वो बेसिकली कौन परफॉर्म करती है? सेल परफॉर्म करती है। एग्जांपल देखें हम, जैसे कि अब ये सेल आप आगे पढ़ोगे अभी इनके नाम, वैसे आप छोटी क्लासेस में इनके नाम सुन के आए होंगे, जैसे कि नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल का फंक्शन क्या पढ़ा आप लोगों ने छोटी क्लासेस के अंदर? ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस। बेटा हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर ये नर्व सेल मौजूद है और हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक जो मैसेज पहुंचाया जाता है, उस मैसेज को पहुंचाने में नर्व सेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो नर्व सेल का फंक्शन क्या है? जैसे कि ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस। एक दो एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे कि मसल सेल्स इनका काम क्या होता है? मूवमेंट। ये मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है ना, तो यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो बेसिकली किसकी बनी हुई है? सेल की। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे बेसिकली किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? सेल के द्वारा, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो इसकी वजह से सेल को क्या कहा जाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो देखो आपसे क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सेल। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेल, तो फिर तो आप डेफिनेशन बता दोगे सेल की। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सेल। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, मानो कि इसको डिस्क्राइब करो ब्रीफली, तो फिर आप कैसे बताओगे? इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? तो आप सिंपल वहां पे ये बोलना कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी है वो बेसिकली किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। इसकी वजह से हम सेल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। इसी तरह से सेल को क्या कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट का मतलब यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो बेसिकली किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि मैसेजेस का ट्रांसफर होना, मूवमेंट करवाना, ये सारे के सारे फंक्शन अलग अलग टाइप की सेल के हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं सारे के सारे फंक्शन अलग अलग टाइप की सेल करती है। इसकी वजह से सेल को क्या कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट। तो बच्चों आगे डेफिनेशन समझ में आपको? ठीक है ना। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि सेल का नाम किसने दिया, सेल की डिस्कवरी किसने की। वो वायरस वाली बात मैं आपको बता रहा हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो बच्चों देखो यहाँ पे यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेल की डेफिनेशन है। ठीक है ना। सेल जो होती है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसका मतलब यह है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो बेसिकली किसकी बनी हुई है? सेल की। ठीक है, और उनकी बॉडी के अंदर होने वाले जो अलग अलग फंक्शन है वो भी बेसिकली कौन परफॉर्म करती है? सेल परफॉर्म करती है। अब एक काफी अच्छी सी बात देखते हैं अपन, यहाँ पे ढंग से सुनना आप लोग। मैंने अभी आपको बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी जो बॉडी होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। मतलब आप ये यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी की बॉडी में क्या मौजूद है? सेल मौजूद है। और यदि किसी भी चीज में सेल मौजूद नहीं है तो फिर वो लिविंग भी नहीं है।
मतलब आप ये बोल सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को लाइफ देने के लिए सेल जरूरी है। ठीक है, हम ये वाली बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल का होना जरूरी है। अगर उसकी बॉडी में सेल नहीं होगी तो फिर वो लिविंग भी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक काफी बड़ा एक एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, जो कि अपन एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं, या फिर वो लिविंग है या नहीं है। ठीक है ना, वो हम कैसे डिसाइड करें उसके बारे में मैं वैसे अभी आपको आगे बताऊंगा। बाकी एक एग्जाम्पल है वायरस। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल है वायरस। देखो, अगर रखने में अगर अपन बात करें तो वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ही रखा जाता है। बाकी बच्चों आप ये ध्यान रखना कि वायरस एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके आसपास सेल एब्सेंट है, मतलब जिसकी बॉडी में कभी सेल होती नहीं है। वायरस एक विदाउट सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें कि डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल की बनी हुई है, तो इस डेफिनेशन का एक्सेप्शन कौन हो जाता है? हमारा वायरस। जैसे कोविड-19 ये एक वायरस है। ठीक है, तो कोविड-19 एक वायरस है, तो वायरस एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में सेल क्या है? एब्सेंट है, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी को फिर भी इसको अपने लिविंग कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्यों रखा गया है ये मैं अभी आपको आगे वाले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप सबसे मेन तो डेफिनेशन याद रखना, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आप ऐसा याद रखना जो कि इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, वो कौन है? वायरस। वायरस एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में सेल एब्सेंट है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है ना, बाकी ये डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पे फाइनली साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की, जिन्होंने अपना योगदान दिया सेल की डिस्कवरी करने में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है 2-3 जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, अच्छे से देखिएगा। आगे सेल की डिस्कवरी आप लोगों को समझ में, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेल डिस्कवर्ड बाय सेल की डिस्कवरी किसने की? तो याद रखना, सेल की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 मतलब 1665 के अंदर सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, याद रखना, सेल की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। इसके बाद सेल वर्ड प्रपोज्ड बाय, ये जो शब्द है सेल, इसको किसने दिया? तो याद रखना, सेल वर्ड प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हुक। बेटा ये जो शब्द है ना सेल, इसको देने वाले वैज्ञानिक भी कौन थे? रॉबर्ट हुक। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जो सेल जो शब्द है इसको देने वाले वैज्ञानिक भी कौन थे? रॉबर्ट हुक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और ये जो नाम है सेल, ये किसने दिया? तो ये भी रॉबर्ट हुक ने दिया। और याद रखना, रॉबर्ट हुक ने सेल की जो डिस्कवरी की वो कौन से ईयर में की? तो याद रखना 1665 में। ठीक है, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटेड। सबसे पहले फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। बेटा रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली सेल की डिस्कवरी की थी, मतलब सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। तो सबसे पहली जो सेल रॉबर्ट हुक ने उस वक्त डिस्कवर की थी वो कौन सी थी? तो ध्यान रखना, सबसे पहली सेल की डिस्कवरी जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, और जो सबसे पहली सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा जो डिस्कवर की गई थी वो कौन सी थी? तो याद रखना, डेड कॉर्क सेल्स। ठीक है ना, डेड कॉर्क सेल्स।
ठीक है। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल डिस्कवर की गई थी वो कौन सी थी? डेड कॉर्क सेल। अब ये कॉर्क सेल क्या होती है, कहां पे मिलती है? तो ध्यान रखना, ये आपको मिलेगी ट्री की बार्क में, प्रेजेंट इन बार्क ऑफ ट्री। बच्चों जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो छाल होती है, बार्क, उसके अंदर जो सेल्स मौजूद होती है वो कौन सी सेल्स होती है? कॉर्क सेल्स, जो कि एक तरह की डेड सेल है। डेड का मतलब क्या है यहाँ पे, ये मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा। डेड का मतलब क्या है यहाँ पे, किसी भी सेल को हम कब डेड बोलेंगे, किसी भी सेल को हम कब लिविंग बोलेंगे। तो यहाँ पे डेड सेल का मतलब है प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट। डेड सेल का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट। कोई भी ऐसी सेल जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है उसे डेड सेल कहा जाता है। कोई भी ऐसी सेल जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसे लिविंग सेल कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये याद रखना कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल उस वक्त डिस्कवर की थी, मतलब रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल डिस्कवर की गई थी वो कौन सी सेल थी? डेड कॉर्क सेल, जो कि रॉबर्ट हुक ने कहां से डिस्कवर की थी? तो ध्यान रखना, बार्क ऑफ ट्री से। ये जो डेड कॉर्क सेल जो होती है ना, ये ट्री की बार्क में मौजूद होती है। और याद रखना ये डेड है, इसका मतलब यह है कि इसमें प्रोटोप्लाज्म क्या है? एब्सेंट है। ये आ गया समझ में? ठीक है। उसके बाद वर्ड सेल ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड सेल्ला, which means hollow room, hollow या स्मॉल रूम। ठीक है ना, होलो की जगह और भी ज्यादा करेक्ट है स्मॉल रूम, विच मीन्स स्मॉल रूम। देखो इधर दूसरा पॉइंट, बेटा सेल शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। अब बात ये आती है कि इसने ये जो सेल जो शब्द लिया था ये कहां से लिया था, किस बेसिस पे लिया था? तो देखो इधर बच्चे, रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी वो कौन सी सेल थी? डेड कॉर्क सेल। जब डेड कॉर्क सेल को देखा जाता है माइक्रोस्कोप में तो ये डेड कॉर्क सेल कैसे दिखाई देती है? तो बिल्कुल खाली दिखाई देती है, जैसे बिल्कुल एक छोटा सा खाली सा कमरा हो। ठीक है, ऐसी दिखाई देती है ये सेल। तो बिल्कुल एक छोटी सी खाली सी जगह ये दिखाई दी रॉबर्ट हुक को, तो उसी के बेसिस पे उन्होंने कौन सा वर्ड चूज किया? सेल। ये वर्ड कहां से लिया गया? तो एक लैंग्वेज होती है लैटिन लैंग्वेज होती है जो कि एक तरह की डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या है? एक ऐसी लैंग्वेज जो कि इस पूरी दुनिया में अब कहीं पे भी नहीं बोली जाती। एक बात ध्यान रखना, देखो आप लोग एसएसटी में सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हो, अलग अलग टाइप की जो सभ्यताएं होती है, ठीक है ना, जो कि हमारी दुनिया में काफी पहले मौजूद थी लेकिन आज नहीं है। जैसे कि ग्रीक है ना, ग्रीक सिविलाइजेशन, ये एक ऐसी सभ्यता है जो कि हमारी दुनिया में आज से 3-4 हजार साल पहले मौजूद थी लेकिन अब मौजूद नहीं है। इसी तरह से और भी काफी सारी अलग अलग टाइप के सिविलाइजेशन है जो कि हमारी इस दुनिया में काफी पहले मौजूद थे लेकिन अब नहीं है। तो बच्चों, इस दुनिया में काफी सारी भाषाएं भी ऐसी थी, है ना, इस दुनिया में काफी सारी भाषाएं भी ऐसी थी, मतलब लैंग्वेजेस भी ऐसी थी जो कि काफी पहले बोली जाती थी लेकिन अब उनको बोलने वाला कोई भी नहीं है। तो वो लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में हर एक कंट्री के लिए बिल्कुल एक नई लैंग्वेज की तरह काम करती है ना, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं उस लैंग्वेज को। तो हर एक दुनिया के अपने पूरी दुनिया के अंदर हर एक कंट्री के लिए वो लैंग्वेज बिल्कुल एक नई लैंग्वेज की तरह काम करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बायोलॉजी के अंदर या साइंस के अंदर जितने भी शब्द आते हैं ना, ये सारे के सारे शब्द उन्हीं लैंग्वेजेस से लिए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि साइंस के अंदर जितने भी शब्द आते हैं ये कौन सी लैंग्वेजेस से आते हैं, तो 2 तरह के लैंग्वेजेस आप बताओगे, या तो लैटिन लैंग्वेजेस या तो ग्रीक लैंग्वेजेस। ये दोनों की दोनों डेड लैंग्वेजेस हैं जिनको बोलने वाले अब इस दुनिया में कोई भी मौजूद नहीं है। तो हर एक कंट्री के लिए ये लैंग्वेज बिल्कुल यूनिक लैंग्वेज है, तो सारे शब्द इन्हीं से लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो सेल्स जो शब्द है ना, ये लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से लिया गया है जो कि था सेल्ला, और सेल्ला का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। तो रॉबर्ट हुक ने इसलिए इस वर्ड को चूज किया था। ठीक है, और एक बात और आप याद रखना, रॉबर्ट हुक पब्लिश his first book Micrographia
micrographia in which he described cell in detail। बेटा रॉबर्ट हुक ने अपनी सबसे पहली किताब दी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। किताब का नाम ध्यान रखना, क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर उन्होंने सेल के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, ये भी 1665 में आई थी ये किताब भी, और इसी किताब के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। तो ये आ गया होगा आप लोगों को समझ में। सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में की थी? 1665 में। ठीक है, सेल शब्द भी किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल डिस्कवर की थी। कौन सी की थी? तो ध्यान रखना, डेड कॉर्क सेल। ये सेल आपको कहां पे मिलती है? तो ध्यान रखना, बार्क ऑफ ट्री में। ट्री की जो बार्क होती है, मतलब ट्री की जो छाल होती है, उसमें ये सेल मौजूद होती है। ठीक है, और ये डेड है। डेड का मतलब क्या है कि इस सेल में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है ये मैं आपको कल बताऊंगा, अगले लेक्चर में मतलब। ठीक है, फिर इसके बाद आप ध्यान रखना कि ये जो सेल, जो शब्द दिया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा, ये कहां से दिया गया, कैसे दिया गया? तो थी बिल्कुल होलो, खाली जगह जैसी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे उसने वर्ड चूज किया यहाँ पे सेल्ला, जो कि एक तरह का लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। और उसके बेसिस पे उन्होंने कौन सा नाम दिया? सेल। ठीक है, और फाइनली जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने अपनी जो भी सेल की पूरी जो डिटेल स्टडी की थी, वो अपनी पहले बुक में उन्होंने पब्लिश करवाई थी, जिसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की सबसे पहली पब्लिश की गई बुक थी, जिसके अंदर उन्होंने सेल को पूरा ढंग से डिस्क्राइब किया था। ठीक है ना, ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। ये आ गई समझ में। अब लास्ट पॉइंट सुन लो आज का। देखो इधर, मैंने अभी आपसे बोला कि रॉबर्ट हुक वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली सेल डिस्कवर की थी, और उस वक्त जो सेल उनके द्वारा डिस्कवर की गई थी वो कौन सी सेल थी? डेड सेल। ठीक है, वो सेल जो कि उनके द्वारा डिस्कवर की गई थी वो कौन सी सेल थी? डेड सेल। तो क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर की? ठीक है, मैंने आपको बताया कि कोई भी सेल डेड कब होती है, कोई भी सेल लिविंग कब होती है। सेल का डेड होना या लिविंग होना किसके बेसिस पे बताया जाता है? प्रोटोप्लाज्म के बेसिस पे। यदि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है तो फिर वो लिविंग है। यदि सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट है तो वो नॉन लिविंग है, मतलब डेड है। ठीक है, नॉन लिविंग नहीं, डेड सेल। तो यहां पे बात ये आती है कि रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल डिस्कवर की थी वो तो डेड सेल थी, तो फिर सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर की? ठीक है, तो नाम ध्यान रखना, एवी ल्यूवेन हॉक, जिन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो सुनना अच्छे से, ये लास्ट पॉइंट है आज का। First living cell discovered by A.V. ल्यूवेनहॉक। ठीक है, सबसे पहले जो लिविंग सेल थी, लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, और सेल उनके द्वारा जो डिस्कवर की गई थी वो कौन सी थी? तो ध्यान रखना, सेल डिस्कवर्ड बाय हिम। तो एक आपको दो सेल याद रखनी है यहां पे। एक तो ध्यान रखना बैक्टीरियल सेल, एक तो आप याद रखोगे बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट इन रेन ड्रॉप, और एक आप याद रखोगे स्पाइरोगाइडा। बेटा ये एक तरह की एल्गी है, ये याद रखना। एल्गी एक तरह का प्लांट होता है, प्लांट में पढ़ोगे आप। स्पाइरोगाइडा फ्रॉम पॉन्ड वाटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो एवी ल्यूवेनहॉक।
और एवी ल्यूवेनहॉक ने जो सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर की थी वो कौन सी थी? तो 2 सेल आप याद रखोगे। एवी ल्यूवेनहॉक ने जो सबसे पहले जो लिविंग सेल डिस्कवर की थी वो 2 की थी। एक तो ध्यान रखना जो रेन ड्रॉप होती है ना, बारिश की बूंद, उसमें उन्होंने बैक्टीरिया की सेल को देखा था। और एक उसके अलावा ये ध्यान रखना कि जो पॉन्ड वाटर होता है, पॉन्ड वाटर में उन्होंने स्पाइरोगाइरा, जो कि एक तरह की एल्गी होती है, प्लांट होता है एक तरह का, उसे देखा था। ठीक है, एल्गी की बजाय अभी आप प्लांट याद रखो, ये आसानी से याद रहेगा आपको। ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक प्लांट है ये, माइक्रोस्कोपिक प्लांट। ठीक है बच्चों, तो फाइनली ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, आया होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा कि सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। फिर हमने देखा कि सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की, है ना, सेल की डेफिनेशन पढ़ी हमने पहले। फिर हमने वायरस के बारे में देखा कि वायरस एक अकेला ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल एब्सेंट है, लेकिन फिर भी उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखा जाता है। ऐसा क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा। और मैं कोविड-19 का एग्जांपल ही लूंगा ताकि आपको अभी जो कोविड-19 का जो शानदार मामला चल रहा है उसके बारे में भी आपको समझ में आए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्टडी की कि सेल की डिस्कवरी किसने की, फर्स्ट सेल कौन सी डिस्कवर की गई थी, सेल नाम कहां से आया। ठीक है, सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवरी की थी। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। अब कल का जो टॉपिक होगा, मतलब जो हमारा होगा लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम पढ़ेंगे यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और एक उसके अलावा टाइप ऑफ सेल के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और भी काफी सारी अच्छी लेवल की अपन यहाँ पे नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से लेक्चर नंबर 2 देखिएगा। सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 1 आप अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको काफी अच्छे से याद हो जाए। और मैं गारंटी देता हूं अगर आप इस पूरी वीडियो को ढंग से अगर एक बार देख लेंगे पूरी ढंग से, तो आपको 100% सारा का सारा जो भी आज मैंने पढ़ाया वो 100% आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आशा करता हूं मैं कि आपको अच्छा पसंद आया होगा। ठीक है ना, तो आप जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करना और उसके अलावा बेल आइकन पर प्रेस करना। ठीक है ना, ताकि आपको मेरी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, और बच्चों कोई भी अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको जल्दी से जल्दी उसका आंसर मैं सेंड करने की कोशिश करूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आने वाले टाइम में मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, तो आप सीधा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हो। ठीक है, तो वेट कीजिए फॉर लेक्चर नंबर 2। बाय बाय।